चलिए दोस्तों देखिए, तो इस जो आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वाली वीडियो में हमने अपने 92 क्वेश्चन कर लिए थे, तो अभी 92 वाले क्वेश्चन था उसका हमें क्या देखना था, एक्सप्लेनेशन। एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था कि अघोष वर्ण इनमें से कौन सा हो जाता है, तो अघोष वर्ण इसमें से स हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं हम लोग। देखेंगे यहाँ पे कि सर जी, नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। ठीक है, अघोष में क्या होता है, जिसमें कंपन नहीं होता, स्वर तंत्रियाँ खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है और तीनों के तीनों स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अतः प्रश्नगत वर्णों में से स जो है वो अघोष वर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अघोष में पहला और दूसरा आता है, शामिल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा अघोष है, तो पहला और दूसरा देखना है मुझे, तो क्या हो जाएगा सही आंसर। अघोष देखना है, पहला और दूसरा होना चाहिए, पहला और दूसरा, तो च ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से अघोष कौन सा पहला होना चाहिए, तो प ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है, तो देखो घोष में जब पहला और दूसरा अघोष में आ गया तो तीसरा, चौथा और पाँचवा ये सघोष में आ जाएगा। तो तीसरा कौन सा इसमें, पहला हो गया, फ दूसरा हो गया। ठीक है, पहला, ठ द, तो तीसरा आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही यहाँ पर हो जाता है। देखो ध्यान से, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं तथा उनसे नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष वर्ण कहलाते हैं। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण या और गैर लय है सघोष व्यंजन है। अतः दिए गए विकल्पों में से द जो है वो यहाँ पर घोष वर्ण हो जाता है। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा वर्ण जो है वो इनमें घोष है, तो 3, 4 और 5, तो तय नहीं हो सकता, से या ड, डी ऑप्शन यहाँ पर मेरा सही उत्तर हो जाता है। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन तय। कौन सा वर्ण घोष नहीं है बताना है मुझे, तो तय नहीं है। ग्यारह लेवे तो है ना, तो रे भी है, से भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्या जाएगा, से भी आ जाएगा। चलिए, तो प्रश्नगत विकल्पों में तय वर्ण घोष नहीं है, क्योंकि यह तय वर्ग का पहला वर्ण है और पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अघोष वर्ण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखो, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और यह रह लय और है भी होता है। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, पाँचवा देख लो, क्या तो नहीं हो सकता, ओके, टैट है, ये भी नहीं हो सकता, च, छ, ज ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, याद रखिए। सघोष वर्ण कौन सा होता है, तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, यह रह लय और है, तो सघोष वर्ण कौन सा होता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। प ये नहीं हो सकता, प, फ, ब, सी हो सकता है, तय, थ दूसरा हो, ये भी नहीं हो सकता, से, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होना चाहिए। ठीक है सर, अगला देखो, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा कि काकल्य वर्ण जो है वो कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है जो है उसको हम काकल्य वर्ण बोलते हैं। UPSC वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन था ये, काकल्य वर्ण कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो होता है वो काकल्य वर्ण होता है। उपयुक्त विकल्पों में है काकल्य ध्वनि है जिसका जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, ध्यान से देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन स उष्म व्यंजन है, ण ट वर्ग का पंचम अक्षर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो काकल्य वर्ण क्या होता है मेरा यहाँ पर काकल्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए रै का विवरण क्या होता है, तो रै, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है। रै को बताना है आपको, देखो रै क्या होता है, तो देखो गाइज, रै को मुझे बताना होगा, तो 101 का सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो रै जो होता है ना वो रै अल्प प्राण भी होता है, रै क्या होता है, अल्प प्राण भी होता है, 1, 3, 5 में आता है ना यह रै। ठीक है, उसके बाद सघोष भी होता है, उसके बाद लुंठित भी होता है, उसके बाद बतरसे भी होता है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो, रै वर्ण का विवरण बताना है मुझे, तो देखो बहुत ध्यान से देखना है आपको।
रै वर्ण का विवरण है, वतर्ष्य भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण भी है और व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है। ठीक है, देखो कैसे। वतर्ष्य ध्वनि दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंतमूल को वतर्ष्य कहते हैं। ठीक है, दांत जहाँ पर दांत और मसूड़े मिल जाते हैं उसे हम रै, ठीक है, उसे हम वतर्ष्य कहते हैं। तथा इस स्थान विशेष से उच्चारित ध्वनि वतर्ष्य ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में न, रे, ल, स वर्ण वतर्ष्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? न, रे, तो इसको मैं पढ़ता हूँ स, रे, ल, सरल, नसरल, इसको मैं पढ़ता हूँ नसरल। ठीक है, नसरल मैं इसको यहाँ पर पढ़ता हूँ। बात समझ में आ गई? जो मेरी वतर्ष्य ध्वनि होती है, तो न, स, रे, ल, नसरल। ठीक है, जो मेरी वतर्ष्य ध्वनि होती है, नसरल। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सर जी लुंठित के बारे में। लुंठित ध्वनि क्या होती है? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग मुड़कर वतर्ष्य को सीधा से स्पर्श करता है उन्हें लुंठित ध्वनि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जीवा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित ध्वनि कहा जाता है। अगला, सघोष क्यों बोलते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण तथा य, रे, ल, व है, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो य, रे भी तो सघोष होता है ना, य, रे, ल, व है, सघोष होते हैं ये तो। ठीक है। अल्पप्राण क्यों कहेंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवां वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो वतर्ष्य, लुंठित, अल्पप्राण और सघोष। ठीक है, चलो। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है। तो ल जो है यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है इसको। ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग वतर्ष्य को स्पर्श करता है, ल, तथा श्वास जीवा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में ल ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। तो ल क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेरा पार्श्विक व्यंजन हो जाता है। ठीक है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अब बताना निम्न में अर्धस्वर जो है वो यहाँ पर क्या कहलाता है? तो य, रे, प, ल। तो इनमें अर्धस्वर कौन सा है? अब देखो क्वेश्चन थोड़े अच्छे आने शुरू हो गए। ऑप्शन नंबर है, य को मैं अर्धस्वर के नाम से भी जानता हूँ। ठीक है। अर्धस्वर मैंने आपको एक और बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो वो था वह। कौन था वो? वह था। ठीक है, देखो यहाँ पर यह और वह अर्धस्वर कहलाते हैं। र लुंठित ध्वनि, ल पार्श्विक ध्वनि कहलाता है। ठीक है, तो यह और वह जो है मेरे अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक, चलो आगे देखो। क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है, तो कौन सी स्पर्श व्यंजन बताना है? तो स्पर्श व्यंजन क्या वर्ग में से आना चाहिए? सर सारे आते हैं। कंठ्य ध्वनि तो क्या वर्ग में आना चाहिए? स्पेशली क्या सारे आते हैं। अघोष में क्या होता है? सर पहला और दूसरा आना चाहिए। पहला और दूसरा तो ये दोनों तो कट हो गए। ठीक है। ओके, महाप्राण में क्या होता चाहिए? सर जी महाप्राण में दूसरा और चौथा, तो दूसरा में तो ख्या का ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो करेंगे सर कि स्पर्श व्यंजन कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि ख हो जाती है। जैसे स्पर्श व्यंजन पंचम वर्ग के सभी व्यंजन आते हैं उसमें। कंठ्य ध्वनि में क्या आना है? आ, अंग और अह भी आते हैं। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन य, र, ल भी आते हैं इसमें। और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आते हैं। ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखना है आपको लोगों को। आगे देखो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, तो हमारा क्वेश्चन 105वां आता है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है ना? तो र व्यंजन जो है वो इनमें से कौन से स्वर में नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि अभी जब सबसे पहले हमने क्वेश्चन करा था ना, तो री वाला जो होता है वो र नहीं होता, तो मातृभूमि में र लटका हुआ है, तो यही मेरा सही आंसर होगा। बाकी सब में र है, बाकी क्या है? सब में र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी र है, इसमें भी र है और इसमें भी र है। आगे देखो, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो यहाँ पर आप इसको करोगे तो देखोगे मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है ना? तो देखो मैं बनेगा, आ बनेगा, तै, रे, भै, ऊ, मैं, ई। मातृभूमि बनाना इसमें नहीं हो जाता, बाकी सब में र यहाँ पर हो जाता है। अगला देखो, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? देखो नहीं है अनुस्वार, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है। इसे डैश अंक के रूप में दर्शाया जाता है या इसे चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 106वें क्वेश्चन का हम मुझे बताएंगे।
देखो इसका उपयुक्त कौन सा नहीं है, डी वाला, इसको हम चंद्र बिंदु के रूप में नहीं लिखते, ये वाला बस गलत है, बाकी सारे सही है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो डी वाला मेरा यहाँ पर गलत आंसर हो जाता है। इसका उदाहरण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित तो होता है, ये बात याद रखना। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है, यानी कि जब आप अनुस्वार पढ़ते हो तो आप नाक में से बोलते हो। इसे चंद्र बिंदु नहीं, इसे केवल अंकी बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखोगे आप लोग कि सर अनुस्वार अंकी बिंदी एक व्यंजन ध्वनि है, इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर, तत्सम में। आगे देखो क्वेश्चन हमारा 107वां है। क्वेश्चन कह रहा है सर कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें ऑप्शन नंबर बी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, लिपि। नया क्वेश्चन एकदम ये आ सकता है, याद रखना, लिपि कहते हैं उन्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। स्वर वे वर्ण हैं जो अन्य वर्णों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो 108वां क्वेश्चन है, ये जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, यानी कि दो बार हो जाए, तब वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनि, संपर्क ध्वनि, पारस्परिक ध्वनि। तो बताओ क्या कहलाती है। बिल्कुल, उसको हम युग्मक ध्वनि बोलते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, यानी कि वो दो बार बोल दी जाए, तो उसे हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम युग्मक ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है सर। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व यानी कि युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्राय शब्द के मध्य में आती हैं। कहाँ पर आती हैं, शब्द के मध्य में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, ये सब क्या है, मेरी युग्मक ध्वनियाँ, इनको हम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, अगला देखो 109वां क्वेश्चन। 109वां क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहा जाता है। बताइए, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उन्हें अकारांत बोलते हैं, है ना। अंत में ए आ रहा है ना, तो उन्हें हम अकारांत बोलेंगे। ए के आ रया आधनित अकारांत, ठीक है। चलो देखो, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अनुस्वार तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अंग तथा अह अयुग्मा ध्वनि है तथा य लैब अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा 110वां क्वेश्चन आता है जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है सर, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है ना। जो मेरा 6 छत्रियाँ हैं, इसका जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद में आता है, तो वो कै के बाद में आता है। ये बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया था 2015 में, ठीक है। तो जो 6 का क्रम होता है वो मेरा कै के बाद में आता है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ से कि सर हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो कै प्लस से वर्णों के योग से मिलकर बना होता है, ठीक है। चलो 111वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, बताओ। ऋग्वेद आएगा, ऋक्ष आएगा, ऋणु आएगा या ऋण आएगा। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं ना अभी ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे के पसीने छुटा देंगे, ठीक है। तो देखो, अब ऋग गै तो आएगा नहीं, सबसे आपको पहले पता है कै के बाद में जो इसमें आने वाला है वो 6 आने वाला है, तो रिच इसमें सबसे पहले आ जाएगा। क्या आएगा, रिच सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्या मिलेगा आपको देखने कि विकल्प में दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले आएगा रिच, उसके बाद में आएगा ऋग्वेद, उसके बाद में ऋण, उसके बाद में ऋणु, ठीक है। क्योंकि 6 वर्ण का क्रम कै वर्ण के बाद होता है, दिए गए सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार है। अगर मैं रिच का वर्ण विच्छेद करता हूँ तो सर जी रै सबसे पहले आता है,
ठीक है। फिर आता है कै, फिर आता है गै, फिर आता है अणे, फिर आता है अणे। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि कै के बाद में गै, इस प्रकार से क्रम इनका सेट किया जाता है, ठीक है। चलो 112वां क्वेश्चन बताएंगे। 112वां क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सबसे पहले इनमें कौन सा शब्द आएगा? आँख, आकर, आंच या आग? तो 112 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही तो होगा। सबसे पहले आँख ही तो आएगा। क्या आएगा सबसे पहले? आँख। 112 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। कैसे आएगा सर आँख? देखो यहाँ पे ध्यान से, शब्दकोश के अनुसार प्रश्नगत शब्दों का क्रम इस प्रकार होगा: आँख, आंच, आकर और आग, ठीक है। आए दिए गए वर्ण विच्छेद निम्न थे, जैसे आँख है, क्या आया? आँख, ठीक है। आंच, आकर, आग। तो ये क्रम आपको समझ में आया होगा। अगला देखो, द्रग का वर्ण विच्छेद बताओ। सर जी दै बनेगा, फिर मेरा यहाँ पर री बनेगा। क्या बनेगा? री। तो और फिर में गै बनेगा, फिर ए बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, याद रखना। अगला कि उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद बताओ। उद्यान का सर जी ऊ बनेगा, ऊ, दै, ये और बड़ा न और ए। तो 114 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उदय ये आ न ए, ठीक है। तो ये उद्यान मेरा सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, 115वां आज का आखिरी क्वेश्चन है, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होता है? कक्षा बोलते हैं उसको हम, कक्षा। तो 115 का ऑप्शन नंबर सी, कक्षा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो मेरी वर्णमाला है वो ख़त्म होती है, और वर्णमाला ख़त्म होने के बाद हमारा जो अगला यहाँ पर टॉपिक शुरू होने वाला है वो होगा विराम चिन्ह। क्या होगा? विराम चिन्ह के बारे में हम यहाँ पे अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में कल सुबह 6 बजे।